ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड वीडियो से कि हमने फर्स्ट वीडियो में क्या किया था, इंट्रो किया था किस चीज का, कि सेल हमारे पास होती क्या है। ठीक है, सेकंड हमने क्या किया था कि सेल को डिस्कवर किसने किया था, बेसिक किया था हमने सेल का। अब हम इस वीडियो में क्या कवर करेंगे, व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, सेल हमारा बना किससे होता है। ठीक है, किस चीज से हमारी सेल बनती है। सो पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सेल का वो है सेल मेम्ब्रेन, या इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो आपको नजर आ रही है यहाँ पर, ये हमारी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। जो ग्रीन कलर की आपको नजर आ रही है ये हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। फाइन। सो द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, सबसे बाहरी कवरिंग, आउटर मोस्ट कवरिंग किसी भी सेल की वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। काम क्या होता है, ये सेल के कंटेंट को, जो सेल के अंदर का कंटेंट है सारा, उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कंटेंट से अलग करती है। ठीक है, सो इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सेल के कंटेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कंटेंट से सेपरेट करती है। क्या, कौन, सेल मेम्ब्रेन। सेकेंड चीज, इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। अगर हम बिल्कुल आसान शब्दों में बात करें तो ये इस चीज पर नजर रखती है कि क्या मटेरियल हमारा सेल से बाहर जाएगा, क्या मटेरियल हमारा सेल के अंदर आएगा, या फिर क्या बाहर नहीं जाएगा और क्या अंदर नहीं जाएगा। हर चीज को कंट्रोल करती है, एंट्री एग्जिट मटेरियल की, ठीक है, को अलाउ करती है और प्रिवेंट भी करती है। ठीक है, सो अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट of material in and out of the cell. It also prevents the movement of some other material and is therefore called a selectively permeable membrane. देखो ये क्वेश्चन भी बनता है हमारे पास कि हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को selectively permeable membrane क्यों बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे सेल के मटेरियल की एंट्री और एग्जिट दोनों को कंट्रोल करती है, प्लस बाहर से जो आएगा उसकी एंट्री एग्जिट उसे भी कंट्रोल करती है। मतलब ये चूजी है, ये सेलेक्टिव है। परमिएबल क्या होता है, जो अपने अंदर से किसी को पास होने देता है। ठीक है, तो सेलेक्टिवली ये सेलेक्ट करती है, ये चूज करती है कि कौन सा मटेरियल हमारा सेल से बाहर जाएगा और कौन सा मटेरियल हमारा सेल के अंदर आएगा, या कौन सा नहीं जाएगा बाहर और कौन सा बाहर से अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हर चीज को अच्छे से मॉनिटर करती है। थर्ड पॉइंट, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल। कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। और किसकी बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड्स से बनी होती है। अब एक कंसेप्ट करते हैं और फिर देखेंगे ये कंसेप्ट कैसे हमारा सेल में यूज होता है। ठीक है, सो कंसेप्ट है डिफ्यूजन। ये हमने केमिस्ट्री के चैप्टर में भी किया था, आपको याद हो तो। डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन प्रॉपर्टी है लिक्विड और गैस की, जिससे क्या होता है, हमारा जो मटेरियल है वो हमारा फ्लो करता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। ठीक है, सो अभी हम अगर डिफ्यूजन की बात करें, सो गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर मान लो हम एक रूम में हैं और हमने इस रूम में खड़े होके डिओड्रेंट या परफ्यूम स्प्रे किया है, सो वी कैन स्मेल इट ऑन दिस कॉर्नर ऑल्सो बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन, क्योंकि धीरे धीरे ये जो पार्टिकल हैं ये आपके पूरे रूम में डिफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ये हमने गैस में एग्जांपल किया था। इन द सेम वे अगर हम लिक्विड की बात करें तो एक बीकर में वाटर लो, ठीक है, और उसमें एक ड्रॉप इंक की डाल दो। फाइन, तो धीरे धीरे आपका पूरा वाटर जो है उसमें इंक आपकी घुल जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है कि जहां पर हायर कंसंट्रेशन है वहां से किस तरफ ट्रेवल करना शुरू कर देंगे पार्टिकल्स, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। सो दिस इज व्हाट योर डिफ्यूजन। ऐसा ही एक और कंसेप्ट अब आपको करना है और वो कंसेप्ट क्या है, ऑस्मोसिस। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस से हमारा मतलब है सबसे पहली बात तो मूवमेंट ऑफ वाटर। हम किसकी बात करेंगे, मूवमेंट ऑफ वाटर की। आपका हमेशा क्या मूव करेगा इसमें, वाटर मूव करेगा। फाइन, so the movement of water from a region of high water concentration to a region of low water concentration। ठीक है, वाटर हमारा मूव कर रहा है कहां से, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, लेकिन
थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बीच में आपको क्या मिलेगी? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मिलेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी ऑस्मोसिस प्रोसेस की, कि आपको क्या मिलेगी? एक सेमी परमिएबल या पार्शियली परमिएबल, आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मिलेगी। ठीक है, सो हमारे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रेवल करते हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? दो एग्जाम्पल्स हैं जो हमें देखने हैं यहाँ पे। हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है, हमने ये क्वेश्चन देखना है। इस क्वेश्चन को हम ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे कि सब्सटेंसेस जो है हमारे CO2 और वाटर, ये हमारे सेल से अंदर और बाहर कैसे जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा एक वन वर्ड आंसर है, CO2 हमारा जाता है डिफ्यूजन की हेल्प से, फाइन, और वाटर हमारा जाता है ऑस्मोसिस की हेल्प से। अब इसे एक्सप्लेन करते हैं। देखो हमारे पास क्या है? एक सेल है, उस सेल में हमारे पास क्या है? यहाँ पे सेल है, और इस सेल में धीरे धीरे क्या हुआ? हमारी CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ने लगी। ठीक है, और एनवायरमेंट मतलब हमारी जो बॉडी है, सेल के बाहर का जो भी पार्ट है जिसे हम एक्सटर्नल एनवायरमेंट बोल रहे हैं, वहां पर हमारी CO2 की कंसंट्रेशन कम होने लगी। ठीक है, तो क्या होगा आपका? जैसे जैसे कंसंट्रेशन CO2 की एक्सटर्नल एनवायरमेंट में कम होने लगेगी और हमारी सेल में बढ़ने लगेगी, तो हमारी सेल से क्या होगा? CO2 बाहर जाने लगेगी, जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं। ठीक है, सो एज द सेल functions, the concentration of CO2 in the cell increase। जैसे सेल काम करेगी उसके अंदर CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमारे पास CO2 की कंसंट्रेशन क्या होगी? लो होगी। तो इसलिए क्या करेगी? CO2 हमारी मूव करेगी फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। ठीक है, और हमारी क्या होगा? जो CO2 है हमारे सेल से बाहर चली जाएगी। नेक्स्ट है वाटर। वाटर कैसे करेगा? हमारे पास हमने अभी बोला जो सेल है, सेल के हमारे पास क्या होता है? सेल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होते हैं जिसे हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है हमारे पास। ठीक है, सो जो वाटर है हमारा सेल से वो इन और आउट मतलब मूव कैसे करता है? कैसे मूव करता है? फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, जिसे हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, आइदर वे डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन आपकी सेल में ज्यादा है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ज्यादा है। जहां भी कंसंट्रेशन आपकी ज्यादा होगी वहां से हमारा वाटर ट्रेवल करने लगेगा किस तरफ? जहां पर हमारी कंसंट्रेशन कम होगी। लेकिन हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें हमें क्या चाहिए? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए। ठीक है, या फिर पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए, वन एंड द सेम थिंग। अब डिफरेंस क्या है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में? जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ठीक है, आपको इसको कोई ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस समझो इस चीज को, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि डिफरेंस क्या है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में। डिफ्यूजन कैन अकर इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में हो सकता है। बस चीजें जो आपकी ट्रेवल करेंगी वो कहां से कहां ट्रेवल करेंगी? वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ट्रेवल करेंगे। स्पेशली डिफ्यूजन सबसे ज्यादा हमारा किस में होता है? गैसेस में होता है। उससे कम हमारा किस में होता है? लिक्विड में होता है, और सॉलिड में नेग्लिजिबल होता है। फाइन, सो ऑस्मोसिस हमारा सिर्फ कहां अक्कर होता है? लिक्विड मीडियम में, क्योंकि हमारे पास ऑस्मोसिस का मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ व्हाट? मूवमेंट ऑफ वाटर। फाइन, सेकेंड हमारे पास क्या है? डिफ्यूजन के लिए हमें कोई मेम्ब्रेन नहीं चाहिए। वी डू नॉट रिक्वायर एनी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फॉर डिफ्यूजन, बट यस वी रिक्वायर इट फॉर osmosis. Fine, so it requires a semi permeable membrane. ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम डिफ्यूजन की बात करें तो सपोज ये जो है ये आपके इंक पार्टिकल्स हैं। ठीक है, हमने इनको वाटर में डाला तो धीरे धीरे ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये हमारे पास यहाँ पर लो कंसंट्रेशन थी, यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन थी, सो हमारा वाटर मूव करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जब तक मूव करेगा जब तक हमारे पास इक्विलिब्रियम ना आ जाए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास ऑस्मोसिस में क्या होनी चाहिए? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। चलिए, अब है व्हाट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तीन तरह के सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे। हाइपोटोनिक,
हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन सराउंडिंग द सेल विच हैज हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल। अब ये आपकी सेल है और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होगा जहां पर जो सेल के चारों तरफ होगा और जिसमें जो वाटर कंसंट्रेशन है वो हमारी सेल की वाटर कंसंट्रेशन से ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, जब वाटर कंसंट्रेशन सराउंडिंग में ज्यादा है और हमारी सेल में कम है, सो वाटर कहां से कहां मूव करेगा, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब हमारे सेल के अंदर पानी आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास करना शुरू करेंगे और नेट रिजल्ट क्या होगा, जो हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे सेल के अंदर आएंगे। ठीक है, सो नेट रिजल्ट क्या होगा, जो हमारी सेल है उसके अंदर पानी का कंटेंट बढ़ जाएगा और अल्टीमेटली जो हमारी सेल है वो क्या करेगी, स्वेल अप करना, मतलब स्वेल कर जाएगी। ठीक है, थोड़ी बड़ी हो जाएगी, फूल जाएगी अगर हम हिंदी में बात करें तो। सो hypertonic solution is a solution surrounding the cell which has higher water concentration than that in the cell। ठीक है, जो सराउंडिंग की वाटर कंसंट्रेशन है वो हमारे पास ज्यादा होगी और सेल की वाटर कंसंट्रेशन हमारे पास कम होगी। तो जो वाटर है हमारा वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना शुरू करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं पिक्चर की हेल्प से। ये मान लो हमारी सेल है। ठीक है, ये जो हमने पोर्शन यहाँ पर बनाया है ये हमारे पास क्या है, ये हमारी सेल है और इस सेल में 20% क्या है, सॉल्ट है। तो 20% सॉल्ट का मतलब क्या है कि वाटर कंटेंट कितना हुआ हमारे पास, 80%। और ये सराउंडिंग मीडियम है। ठीक है, सराउंडिंग मीडियम में 10% सॉल्ट है, तो इसका मतलब वाटर कंटेंट हमारे पास कितना हुआ, 90%। ठीक है, सो वाटर कंसंट्रेशन ऑफ द सराउंडिंग इज हायर देन द वाटर कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल, क्योंकि अंदर कितना है 80% और बाहर कितना है 90%। सो अल्टीमेटली जो वाटर है वो हमारा सेल के अंदर मूव करना शुरू कर जाएगा। फाइन, और हमारी जो सेल है वो स्वेल कर जाएगी। नेक्स्ट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जैसे नाम भी बता रहा है, आइसो मतलब सेम सेम, है ना। सो व्हेन द मीडियम सराउंडिंग अ सेल हैज सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर एज दैट इन द सेल, इट इज सेड टू बी आइसोटोनिक। ये आपकी सेल है, ये आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। सो यहाँ पर जो वाटर कंसंट्रेशन है वो इक्वल है वाटर कंसंट्रेशन जो आपके सेल के अंदर है। तो इसका मतलब जो जितना पानी अगर बाहर गया उतना ही अंदर आएगा। सो ओवरऑल जो मूवमेंट है वाटर की वो क्या रहेगी, जीरो रहेगी। और जो सेल है उसका साइज क्या रहेगा, सेल हमारे पास सेम साइज की रहेगी। फाइन, सेम साइज रहेगा। ठीक है, सो there is no overall movement of water। एग्जाम्पल देखते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ये हमारे पास हमने एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की है। ये हमारे पास सेल है और सपोज करो इस सेल में 10% सॉल्ट है, तो वाटर कंटेंट कितना हुआ, 90%। ये सराउंडिंग है, यहाँ पर भी 10% सॉल्ट है, तो वाटर कितना कंसंट्रेशन कितना हुआ, 90%। सो तो इन द बोथ environments, that is inside the cell as well as outside the cell, we have the same concentration of water। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वाटर हमारे पास दोनों डायरेक्शंस में मूव करेगा, इक्वल मूव करेगा। सो जो नेट मूवमेंट होगी वाटर की वो क्या होगी, जीरो होगी। क्या होगी, जीरो होगी। फाइन, नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जब हमारे पास सेल की कॉन्सेंट्रेशन, सेल में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है और सराउंडिंग में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, तो हम उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, hypertonic solution। When the medium surrounding a cell has lower concentration of water than that in the cell, it is said to be hypertonic solution। अब क्या होगा, so again the property of osmosis, water कहां से कहां move करेगा, from the region of higher concentration to the region of low concentration। ठीक है, सो वाटर हमारा सेल से बाहर मूव करना शुरू करेगा, इसलिए हमारी शेल अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, पतली हो जाएगी। ठीक है, फिर से मैं एक बात बोल रही हूं, आपको ये चीज जरूर याद रखनी है कि ऑस्मोसिस के लिए हमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए और ये काम हमारे सेल के केस में कौन करती है, सेल मेम्ब्रेन करती है। चलिए फिर से एक पिक्टोरियल एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है, ये हाइपरटोनिक है। क्यों हाइपरटोनिक है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास सॉल्ट है
20% सॉल्ट है तो वाटर कितना हुआ 80%, इनसाइड सेल 10% सॉल्ट है तो वाटर कितना हुआ 90%। सो वाटर की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कम है। सो वाटर कहां से कहां मूव करेगा, इस डायरेक्शन में, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, ठीक है, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, मेरे हिसाब से तीनों चीजें आपको क्लियर है। कौन कौन सी, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। चलिए अब एक और चीज रह गई, व्हाट इज एंडोसाइटोसिस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है, साथ में आपको ये 1 मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है, प्लस आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अमीबा अपना फूड एक्वायर करने के लिए किस प्रोसेस को यूज करता है, अगर हम 1 मार्क्स क्वेश्चन की बात करें। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखते हैं, क्वेश्चन तो बाद में देखेंगे कि एंडोसाइटोसिस होता क्या है। एंडोसाइटोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी हेल्प से सेल अपने खाने को एनगल्फ करती है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि निगलती है या लेती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। यहां से खाने का मतलब है, हम स्पेसिफिकली फूड की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ और जो जरूरी मटेरियल है वो भी हो सकता है। ठीक है, सो एंडोसाइटोसिस इज द प्रोसेस बाय विच अ सेल इज एबल टू एनगल्फ फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। एंडोसाइटोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी वजह से सेल जो है वो अपना खाना या फिर जरूरी मटेरियल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लेती है। एग्जांपल क्या है, अमीबा। अमीबा अपना फूड कैसे लेता है, विद द हेल्प ऑफ एंडोसाइटोसिस। चलो एक पिक्चर देखते हैं, अच्छे से क्लियर होगा। ये अमीबा है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अमीबा है। इसे अब ये दिख रहा है कि यहां पर हमारे पास क्या है, फूड है। फाइन, ये हमारे पास अमीबा है और इस अमीबा को दिख रहा है कि ये हमारे पास क्या है, उसका फूड है। सो अमीबा धीरे धीरे क्या करेगा, जो फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको, उसकी हेल्प से अपना फूड को एनगल्फ करना स्टार्ट करेगा और धीरे धीरे क्या होगा, जो वो पूरा का पूरा फूड है वो अमीबा की मेम्ब्रेन अमीबा उसे एनगल्फ कर लेगा। ठीक है, सो दिस इज अ प्रोसेस जिसकी वजह से अमीबा अपना खाना खा पाता है, एंडोसाइटोसिस। फाइन, नेक्स्ट है, चलो तो फटाफट थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं। फटाफट से सोचो, और मुझे पता है आपको इसका आंसर पता है। हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये चूज करती है, ये अलाउ करती है कि कौन सा मटेरियल अंदर आएगा, कौन सा बाहर जाएगा, कौन सा नहीं आएगा और कौन सा बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, बिकॉज इट अलाउज some materials to enter and leave the cell, कि बाहर से कौन सा अंदर आएगा, अंदर से कौन सा बाहर जाएगा, हर चीज को, हर मोमेंट को ये हमारे अलाउ करती है। ठीक है, चूज करती है, तो इसलिए हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। चलो सेकंड है हमारे पास सेल वॉल। सेकंड जो हमारे पास जिस चीज से हमारी सेल बनी होती है वो हमारे पास क्या है, सेल वॉल। सेल वॉल हमारे पास क्या होती है, हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ द सेल हमारे पास क्या होती है, सेल वॉल होती है। पहली चीज जो सेल वॉल है हमारी, वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है, आउटसाइड। अगर ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है तो इस सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ हमें क्या मिलेगी, सेल वॉल मिलेगी। फाइन, ये हमें क्या मिलेगी, सेल वॉल मिलेगी। सो हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ द सेल प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। सेल्यूलोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ देता है। किसे देता है, प्लांट्स को देता है। तो अब यहां से हमें क्या समझ आया कि जो सेल वॉल है वो सिर्फ किसमें प्रेजेंट होती है, प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल में प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, सो सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल और ये क्या करती है, प्लांट को हेल्प करती है ताकि जितने भी एनवायरमेंटल चेंजेस हैं वो उनसे विथस्टैंड कर सके। फाइन, सो सेल वॉल क्या है, हार्ड आउटर कवरिंग है सेल की। ठीक है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है उसके बाहर प्रेजेंट होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। ठीक है, हमारे प्लांट को स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज
न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमारे पास क्या है? अब न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, न्यूक्लियस करता क्या है, क्या क्या कंटेन करता है। सबसे पहले तो आपके जो सेल है, ऑलमोस्ट जो हमारे सेल का सेंट्रल पार्ट होता है वो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस की एक डबल लेयर कवरिंग होती है। ये अगर हमारे पास न्यूक्लियस है तो इसकी एक डबल लेयर कवरिंग है ये, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। ये क्या करती है, अलाउ करती है ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू आउटसाइड, ठीक है। न्यूक्लियस से अंदर और बाहर क्या जाएगा उस चीज को अलाउ कौन करता है, न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन करती है, ठीक है। प्लस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है, एक सारे जो न्यूक्लियस के हमारे पार्ट्स हैं, जो भी इसके अंदर हमारे पास है, उन सबको होल्ड करके रखती है, ठीक है। सो द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स व्हिच अलाउज द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू द आउटसाइड, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस में और क्या होता है, न्यूक्लियस में हमारे पास होते हैं क्रोमोसोम्स। क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स। कैसे होते हैं, विच आर विजिबल एज रोड शेप्ड स्ट्रक्चर, रोड शेप का स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है। और ये हमारे पास कब विजिबल होते हैं, हमारे पास जब हमारे पास सेल डिवाइड करना शुरू करती है, ठीक है। सेल डिवीजन के टाइम हमें क्रोमोसोम्स नजर आते हैं। अब क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमोसोम के पास क्या होता है, एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो जिसके अंदर फीचर होते हैं इनहेरिटेंस के, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं जनरली पेरेंट्स से मैच करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि जो आपके पेरेंट्स के क्रोमोसोम में जो इंफॉर्मेशन थी वो हमारे अंदर आई, ठीक है। सो क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। किसकी फॉर्म में, डीएनए मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास न्यूक्लियस में क्या होता है, द डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। डीएनए मॉलिक्यूल में हमारे पास क्या नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है, कंटेन इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। हमारे पास डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट है, या फिर हम बोल सकते हैं डीएनए में हमारे क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, ठीक है। जब हमारे पास सेल डिवाइड नहीं हो रही होती, ठीक है, तो डीएनए होता है वो एज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमारी सेल डिवाइड होना शुरू करती है तो ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये हमारा ऑर्गेनाइज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। When the cell is not dividing, DNA is present as a part of chromatin material. Chromatin material is visible as entangled mass of thread-like structures. But whenever the cell is about to divide, the chromatin material gets organized into chromosome. तो इसका मतलब क्रोमोसोम जो है वो हमारा पार्टिसिपेट करता है फर्दर सेल के डिवीजन में। सेल का डिवीजन का मतलब हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन से, फाइन। सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन. It helps in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit on maturity by directing the chemical activities of the cell. ठीक है, ये बताता है कि सेल जब हम सेल को डिवाइड कर रहे हैं, जब रिप्रोडक्शन हो रही है तो कैसे होगी, क्या अल्टीमेटली क्या केमिकल एक्टिविटीज होंगी, हमें क्या फाइनल क्या प्रोडक्ट मिलेगा, फाइन। तो ये सारा काम हमारा कहाँ होता है, इनसाइड न्यूक्लियस होता है। अब दो तरह की हमारे पास सेल हैं जिसे हम क्रोमोसोम में, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास हैप्लॉइड, ठीक है। सो द सेल हैविंग वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, सिर्फ एक सेट मिलेगा हमारे पास क्रोमोसोम का, तो हम उसे क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड बोलते हैं। जितने भी हमारे गैमेट्स हैं या फिर सेक्स सेल्स हैं, स्पर्म कह लो या ओवा कह लो, ये हमारे हैप्लॉइड सेल के एग्जांपल हैं, ठीक है। इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है, विद द हेल्प ऑफ मियोसिस होती है। नेक्स्ट, दे फर्टिलाइज टू फॉर्म ऑफस्प्रिंग्स, मतलब इनसे बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है। दे फर्टिलाइज टू फॉर्म ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। सो ह्यूमन स्पर्म सेल या ओवा सेल है, जैसे 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें। जो सेक्स सेल्स होती है हमारी, इसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होती है। इसमें हमारे पास जो रिप्रोडक्शन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, विद द प्रोसेस ऑफ मियोसिस होती है, और ये हमारी यूज होती है फर्टाइल करने के लिए, मतलब ऑफस्प्रिंग्स को
जनरेट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास डिप्लॉयड सेल। डिप्लॉयड सेल में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, 2n सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ये माइटोसिस से रिप्रोड्यूस करती हैं और ये हमारे पास जैसे मसल सेल है, ब्लड सेल है, ये सारी सेल्स हमारी किस चीज के एग्जाम्पल हैं? डिप्लॉयड सेल्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। सो इनसे कोई ऑफस्प्रिंग्स, कोई रिप्रोडक्शन, कोई बच्चे पैदा नहीं होते, ठीक है। डिप्लॉयड सेल हमारी यूज होती हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप को बनाने के लिए। सो यहाँ पर रिप्रोडक्शन का मतलब, हैप्लॉयड सेल में रिप्रोडक्शन का मतलब है कि ऑफस्प्रिंग्स पैदा हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन डिप्लॉयड सेल में रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? कि सेल अपने आप को बढ़ा रही है। फाइन, चलो डिफरेंस करते हैं हैप्लॉयड और डिप्लॉयड में। हैप्लॉयड सेल्स आर सेल्स दैट कंटेन ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स और डिप्लॉयड में हमारे पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ये कैसे बनती है? विद द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। ये कैसे बनती है? विद द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर हम बात करें, हैव, अब पेरेंट है, पेरेंट से हमारे पास क्या बन रहा है? चाइल्ड बन रहा है, ठीक है। तो आधे क्रोमोसोम जाएंगे सिर्फ ऑफस्प्रिंग में। हैव ओनली हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट सेल, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होता है? हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल। जितने पेरेंट सेल में होंगे, जितने एक ब्लड सेल में क्रोमोसोम होंगे, दूसरे ब्लड सेल में भी उतने ही क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल। ये कुछ पोर्शन इनहेरिट करेगी लेकिन सेम बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होगी। ये क्या होगा? ये बिल्कुल आइडेंटिकल होगी एज ऑफ योर पेरेंट सेल, ठीक है। देखो एग्जांपल भी देखो आप डिप्लॉयड का, अगर आपकी ब्लड सेल है, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि एक ब्लड सेल में इतने क्रोमोसोम है तो दूसरे में थोड़े कम हो जाएंगे, तीसरे में थोड़े और कम हो जाएंगे, चौथे में थोड़े और कम हो जाएंगे, है ना। तो जितनी भी ब्लड सेल्स बनेंगी वो सारी आपकी सेम बनेंगी, आइडेंटिकल बनेंगी, ठीक है। सो ये सब माइटोसिस के एग्जाम्पल है, आपके पास डिप्लॉयड सेल्स के एग्जाम्पल है। इंपॉर्टेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब ऑफस्प्रिंग्स, बच्चे पैदा करने के लिए यूज होती हैं। ये किस लिए यूज होती हैं? ग्रोथ के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक स्टेबिलिटी। फाइन, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास 2 तरह के सेल और होते हैं, उनको हमने कैसे डिवाइड किया? उनको हमने डिवाइड किया विद द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। 2 तरह के सेल हमने बोला, यूक्रायोटिक और प्रोक्रायोटिक। अब हमारे पास ये क्या है? ये वो सेल है, अगर हमारे पास सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक फाइन न्यूक्लियस प्रेजेंट है, प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आपको प्रॉपर फाइन स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का पता चल रहा है, तो वो हमारे पास क्या है? यूक्रायोटिक सेल्स हैं। अगर हमारे पास एक फाइन स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का आपको नहीं नजर आ रहा, ठीक है, कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं है, सिर्फ एक न्यूक्लियोइड है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स। इनका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास प्रोकैरियोटिस और यूकैरियोटिस सेल्स में होता क्या है, ठीक है। सबसे पहली चीज देखो, ये हमारे पास प्रोकैरियोटिस है जहां पे हमारे पास न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है। सो ये हमारे पास बेसिकली किस में मिलती हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में मिलती हैं। और यूकैरियोटिक हमें कहां मिलती हैं? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में मिलती हैं। न्यूक्लियस इज poorly defined, क्यों? Due to the absence of nuclear membrane. The nucleus is well defined and is surrounded by nuclear membrane. Nucleolus is absent, nucleolus is present. Cell organelles such as plastids, mitochondria, Golgi body etc. are absent. Cell organelles अभी हम next topic करेंगे. Cell organelles such as plastids, mitochondria, Golgi bodies etc. are present. एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गाई, ये सब हमारे एग्जाम्पल्स हैं प्रोकैरियोटिक सेल के। और फंगाई, प्लांट, एनिमल, ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं यूकैरियोटिक सेल्स की, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, सेल ऑर्गेनल्स अभी पूरा टॉपिक हमारा पड़ा है जो अभी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जो मेम्ब्रेन है, चाहे वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो, चाहे वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, सिग्निफिकेंस क्या होता है मेम्ब्रेन का, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, वायरस। वायरस एक ऐसा हमारे पास है जिसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। वायरस लैक्स एनी मेम्ब्रेन, किसी भी तरह की मेम्ब्रेन नहीं होती। सो जब तक तो ये अकेला है, ये कोई भी कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करता लाइफ की, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये एक लिविंग बॉडी में एंटर करता है तो ये हो जाता है, ठीक है, और अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है, क्योंकि ये अपने आप को अटैच कर लेता है लिविंग बॉडी के साथ, उनकी सेल्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हमारे पास क्या होता है? एक फ्लूइड कंटेंट होता है आपका पूरी सेल में,
ठीक है। अगर ये आपकी सेल है तो इस पूरी सेल में ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर कहीं माइटोकॉन्ड्रिया घूम रहा है, ये कहीं गोल्गी अपरेटस है, ये कहीं लाइसोसोम्स है, ठीक है। सो यहाँ पर ये सब कुछ कहाँ फ्लोट कर रहे हैं, ये एक फ्लूइड है हमारे पूरी सेल में जिसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। So cytoplasm it is the fluid content inside the plasma membrane, ठीक है। और इसके अंदर हमारे सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास, हमने इस वीडियो में क्या कवर किया, हमने सबसे पहले इस वीडियो में क्या कवर किया, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर हमने इसमें कवर किया सेल वॉल जो सिर्फ हमारे पास प्लांट सेल में होती है। फिर हमने कवर किया इसमें न्यूक्लियस और फिर हमने इसमें कवर किया साइटोप्लाज्म। फाइन। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है सेल ऑर्गेनल्स। हमारे पास सेल ऑर्गेनल्स मतलब जो छोटे छोटे पार्ट्स हमारे बच गए, जो हमारे साइटोप्लाज्म में तैर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, जो घूम रहे हैं इधर से उधर, इन सबको हमने एक कंबाइंड नाम देके हमने बोला सेल ऑर्गेनल्स, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू। Hope you enjoyed the video. Please like, share and subscribe our channel और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। Thank you.